राम राम भाइयों और बहनों। चलो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए परिणाम नोट्स की सीरीज, जो आपके घटना चक्र शॉर्ट नोट्स के हैंड रिटन नोट्स की क्लास है। ऑलरेडी 10-11 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है और आज किसी भी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई प्रचार नहीं किया जाएगा कि नोट्स कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। बस एक लाइन बोलूंगा, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। 30 दिसंबर आज है और 1 जनवरी तक चलेगा। जिन्होंने अभी तक नोट्स परचेस नहीं किया है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर से वहां से परचेस कर सकते हो। बाकी डिटेल्स जो है कि किस प्रकार के नोट्स है, क्या है, वो सारी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियोस में बता रखे हैं, तो आप वहां से देखिए। चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लिया था और आज हमारा शुरू होगा गवर्नर अर्थात राज्यपाल। देखो ये जो टॉपिक चल रहा है ना, ये डायरेक्ट हिट करने वाले एग्जाम में है और सबसे अच्छी बात कि नोट्स में केवल वही चीजें लिखी गई जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में हिट करेंगे। तो बस आपको पॉइंट टू पॉइंट रट लेना अच्छे से। चलो, सबसे अधिक ये क्वेश्चन आपने अक्सर देखे होंगे एग्जाम में, बिल्कुल देखे होंगे कि सर आर्टिकल 153, 54, 55, 56 कंफ्यूज रहते हैं कि क्या कहा जाता है। देखो सबसे पहले आर्टिकल 153 से ही शुरू होता है राज्य का शासन। उससे पहले संघ के बारे में होता है जो आर्टिकल 52 से शुरू होता है, राष्ट्रपति पद से लेकर, और लगभग 151-52 तक आता है। 153 शुरू हो जाता है राज्यपालिका से, राज्य की कार्यपालिका, जहां पर राज्यपाल के पद की बात की जाती है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का पद होगा। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 153 में। 154 नंबर का आर्टिकल कहता है कि राज्यपाल कार्यपालिकी शक्ति का प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति आपके संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, वैसे ही राज्यपाल क्या करेगा? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है या उसके पास ही सारी शक्तियां निहित होती हैं। आर्टिकल 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राज्यपाल, 5 वर्ष के लिए सामान्यतः होता है। और आर्टिकल 156 कहता है कि राज्यपाल की पदावधि, वैसे तो लिखा हुआ है संविधान की 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन साथ में एक लाइन और ऐड ऑन कर दी गई है कि ये राष्ट्रपति के पद जो प्रसाद पर्यंत पद होता है उस पर धारण करते हैं। अर्थात जब तक राष्ट्रपति जी का महोदय का मन होगा तब तक प्रसाद मिलता रहेगा इनको, जब मन नहीं रहेगा तो प्रसाद के रूप में हटा दिया जाएगा और सीधे इनका तबादला हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। यही तो आर्टिकल 154 कह रहा था, तो यहाँ और विस्तार कर दिया भाषा का कि राज्य सरकार का जो कार्यकारी होता है या संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक पद को, वो राज्यपाल होता है, आर्टिकल 154। और इसकी नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आर्टिकल 156 में पदावधि की बात है। 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारे ऐसे संवैधानिक पद हैं या संवैधानिक संस्थाएं हैं या संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं जिनमें दोहरी जिम्मेदारी की बात की गई। जैसे एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक संस्थाओं की जिम्मेदारी दे देना या 2 या 2 से अधिक जो है कि संस्थाओं का गठन कर देना, ये जितना भी डबल काम करने की बात होती ना, ज्यादातर आपको 7th अमेंडमेंट में ही देखने को मिलेगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपको याद नहीं आ रहा हो, तुक्का लगाना हो, और अगर ऑप्शन में 7th अमेंडमेंट दिया हुआ है तो आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तो 1956 में हुआ था और इसने कहा कि एक ही व्यक्ति को हम 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसीलिए कई सारे आपने राज्यपालों के नाम सुने होंगे जो एक जगह तो जो है कि परमानेंटली अपॉइंट किए गए, दूसरी जगह उनको एक तरीके से कार्यवाहक के रूप में भी सौंप दिया गया है कार्य को। चलो ये तो हमने आर्टिकल पढ़ ली 153, 54, 55, 56, ठीक है। 56 में पदावधि है, लेकिन 57 क्या कहता है? आर्टिकल 157 में राज्यपाल पद की योग्यता का वर्णन है। किसका? योग्यता का वर्णन है, जो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की पूर्ण आयु होनी चाहिए, मतलब आयु जो है उसकी 35 वर्ष की पूरी हो चुकी हो। और 159 कहता है कि राज्यपाल के पद की शपथ है। अब ध्यान देना कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि 3rd अनुसूची में है या नहीं है। ध्यान देना कि राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय, इन दोनों लोगों के लिए जो है कि एक्सेप्शन है कि ये 3री अनुसूची में वर्णित जो संवैधानिक पद हैं, जिनके माध्यम से सभी जो है कि संवैधानिक पद के प्रमुख शपथ लेते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्रिमंडल हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या कोई भी और हो, लेकिन राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय, इन दोनों के लिए किसी भी अनुसूची यानी 3री अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं है। इनके लिए एक विशेष आर्टिकल बनाया गया है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं कि आपको बताना है कि राष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल था। मैंने पढ़ाया था आपको, पिछली 2 क्लास पहले जाओगे तो राष्ट्रपति जब हम पढ़ रहे थे वहां पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था सारी चीजों को, तो वहां मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो कमेंट करिए यहीं पर कि किस आर्टिकल के तहत वो शपथ लेते हैं, जबकि राज्यपाल आपके 159 के तहत शपथ लेते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष शपथ का प्रावधान किया गया है। अब जैसे उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, जब वो अपॉइंट होंगे तो वो जो शपथ लेंगे वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेंगे, जैसे इलाहाबाद के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और बात याद रखनी है कि राज्यपाल के वेतन
भत्ते और परिलब्धियां राज्य की संचित निधि पर भारित होती हैं, आर्टिकल 202(3)। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर राज्य की संचित निधि तो मैंने पढ़ा है कि आर्टिकल 266 के सब क्लॉज 2 में है। बिल्कुल सही पढ़ा है, वहां पे संचित निधि का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली राज्यपाल के वेतन, भत्ते, परिलब्धियां इन सब की बात कर रहा है, जिसको आर्टिकल 202 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि भैया राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी अक्टूबर 2019 में। जब यूनियन टेरिटरीज के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया तो जो पहले उपराज्यपाल बने थे वो ज्यादा चर्चा में थे। उसी तरीके से लद्दाख को भी जब यूनियन टेरिटरीज के रूप में कन्वर्ट किया गया तो अक्टूबर 2019 में ही आर.के. माथुर या राधा कृष्ण माथुर जी को उपराज्यपाल बनाया गया था। राज्यपाल की कुछ ऐसी शक्तियां होती जो विवेकाधीन होती। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे तो राज्यपाल की कार्यपालिकी शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायिक शक्ति, सभी शक्तियां हम पढ़ेंगे, लेकिन एक स्वविवेकी शक्ति होती है। सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि जब हम ऐसा शब्द पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, इसका मतलब क्या होता है। जब आप इन चीजों को जान जाएंगे ना तो आराम से जो है कि टॉपिक को सॉल्व कर लेंगे। देखो, संविधान ने क्या कहा है कि राष्ट्रपति महोदय अपने कार्य को संपन्न करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। आर्टिकल 74 में कहा गया ये चीज, राइट। तो वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनकी मंत्री परिषद का नियुक्ति करते हैं, क्योंकि ये लोग राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए जो है कि नियुक्त किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल भी जो है कि अपनी सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद का नियुक्त करते हैं। लेकिन यहां पर जब वो कार्य कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह के साथ ही कार्य करते हैं, क्योंकि आपने जब अपॉइंट किया तो भाई उनकी वजूद भी तो होनी चाहिए। लेकिन जब किसी ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद का या तो विश्वास मत ही ना हो सदन में, या उनकी सत्ता भंग हो चुकी हो, या वो अपना बहुमत खो चुके हो, तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल इन पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि अपने दिमाग पर भरोसा करेगा, अपने विवेकाधिकार के साथ काम करेगा। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती जहां पे मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद का कोई विचार ना किया जाए। मैंने बताया आपको बैकग्राउंड। जैसे राष्ट्रपति शासन के लिए अगर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना, भाई राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब सत्ता दल यानी मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद विश्वास प्रस्ताव ना पेश कर पाई हो, या उनमें जो है कि सारा का सारा बहुमत समाप्त हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को लगता है कि अब मैं उस प्रतिनिधि पे कैसे विश्वास करूं जिसको मैंने अपॉइंट किया था, तो क्यों ना मैं यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दूं। तो ये राज्यपाल का विवेकाधिकार हो जाता है, और आर्टिकल 356(1) में ये सब क्लॉज दिया हुआ है। फिर आर्टिकल 356 के तहत प्रावधान हो जाता है, पहली बात। दूसरा, विधानमंडल से पारित जो भी विधेयक है, तो कहोगे सर पारित हो रहा है इसका मतलब है कि वहां पे सरकार तो है, लेकिन कुछ ऐसे विधेयक हैं जिसमें राज्यपाल को लगता है कि क्यों ना मैं अपने सर्वे सर्वा राष्ट्रपति महोदय जिन्होंने मुझे नियुक्त किया है, मैं उनसे भी थोड़ी सलाह ले लूं, क्योंकि वो मुझसे वरिष्ठ हैं, सलाह भी अच्छी देंगे, तो उनके लिए भी ये विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। ये राज्यपाल का अपना विवेक चल रहा है, इसमें राज्य की मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है, तभी तो विवेकाधीन शक्ति कहलाएगी। तीसरा, सरकार अगर अपना बहुमत खो चुकी है तो बहुमत सिद्ध करने के लिए भी कह सकता है राज्यपाल कि भैया फलानी सरकार जो है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करो, नहीं तो हम आपको जो है कि बर्खास्त कर देंगे। तीसरी बात। चौथी है कि अल्पमत में आए सीएम को बर्खास्त करने का भी विचार कर सकती है, कि अगर कोई ऐसा सीएम है जो अल्पमत में आ गया, यानी उसका समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या कम हो चुकी। मंत्री परिषद की बात नहीं कर रहा, सरकार की बात नहीं कर रहा है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं या फिर सीएम योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। लेकिन कल को ऐसा हो जाए बाय डिफॉल्ट कि जितने भी सीएम योगी को चाहने वाले विधायक हैं, अब वो चाहे कि भैया केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो योगी जी क्या हो जाएंगे, अल्पमत में आ जाएंगे कि सरकार तो है उनके साथ, लेकिन उनको चाहने वाले, उनको समर्थन करने वाले लोग बहुत कम हो चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी को अगर अपनी सरकार बचानी होगी तो हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। और पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना, अब जैसे मान लो कि सदन ने पारित किया कोई विधेयक, विधानसभा ने, विधान परिषद ने, और उसे दे दिया राज्यपाल महोदय को कि साहब आप इस पे साइन करिए तो हम आगे इसकी प्रक्रिया को बढ़ाएं। लेकिन राज्यपाल को लगता है कि कुछ तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ विधेयक में मुझे सुधार कराना चाहिए, तो पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। और इसके लिए वो पूछेगा नहीं, अगर पूछ के ही भेजना रहेगा तो मतलब क्या रह जाएगा, अगर पूछ के ही भेजना रहेगा तो मतलब क्या रह जाएगा। तो ये ऐसी शक्तियां हैं जो विवेकाधीन दिखती हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया विवेकाधीन का मतलब क्या होता है, तो आपने समझ लिया, इसको आपने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया होगा कि हाँ विवेकाधीन का मतलब तो कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर उनका बिहार में एडीओ का कोई पोस्ट है जो एजुकेशन ऑफिसर का,
उसका एग्जाम शायद 10 जनवरी को है। तो देखो डियर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार कि एक दिन में करीब करीब 50 मिनट 55 मिनट की एक क्लास बनाता हूँ ताकि पॉलिटी कवर हो जाए। लगभग अभी भी 30 पेज हमारे बचे होंगे और 30 पेज मुझे लगता है कि 4 से 5 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर जल्दी करा दीजिए, तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप मैसेज करके इस पीडीएफ को ही ले लीजिए और आराम से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, एटलीस्ट आप रिवीजन कर सकते हो। चलो टॉपिक पे आते हैं। आर्टिकल 200 का प्रोविजन क्या है? देखो 200 का प्रोविजन की बात करें, और अभी तमिलनाडु के राज्यपाल का, तमिलनाडु की सरकार का एक विवाद आपने सुना होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कुछ राज्यपाल को, जो पूरे भारत के राज्यपालों पर निर्भर करे, मतलब निर्धारित करता है। अब केवल तमिलनाडु के राज्यपाल तक ही सीमित नहीं है, वो पूरे भारत के जितने भी राज्यपाल हैं सभी के लिए वो आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक, तो आइए पहले बात समझते हैं कि आर्टिकल 200 क्या है। विधेयक पर अनुमति देना। आर्टिकल 200 कहता है राज्यपाल को कि आप चाहो तो विधेयक पर अनुमति दे दो, जो विधेयक पारित हो गया है, या फिर विधेयक को अस्वीकृत कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे रिजेक्ट करना, तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, या अगर आपको लगता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाए सदन को, ये भी कर सकते हो। या चौथा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर लिया जाए, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर लिया जाए। क्लियर हो गई बात? तो ये चीजें हो गई। अब यहां पर मैटर ये करता है कि अब नई टाइम लिमिट 3 महीने की है। इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखो मामला क्या था ना कि तमिलनाडु सरकार जितने भी विधेयक पास कर रही थी जनता के कल्याण के लिए, वहां पे तमिलनाडु में सरकार जो है कि किसी अलग पार्टी की है और राज्यपाल केंद्र सरकार के थे, यानी बीजेपी के थे। तो कई सारे उन्होंने विधेयकों को होल्ड करके रखा था। अच्छा, संविधान में ये प्रॉब्लम थी हमारे कि संविधान में ये प्रॉब्लम थी कि वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने समय में जो है कि क्या करेंगे राज्यपाल महोदय उस पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इस वजह से राज्यपाल 2-2, 4-4, 6-6 महीने से सारे विधेयकों को लंबित रखे हैं और जब उन पे साइन नहीं होगा तो वो जनता के कल्याण के लिए लागू नहीं होगा। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर लगभग 10-11 विधेयक थे। तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट देखती है कि भैया विधेयक को या तो पास करो या तो फेल करो, रिजेक्ट करो, क्योंकि विधेयक जनता के कल्याण के लिए बन रहा है ना। और अगर आप ही जो है कि सारे विधेयकों को दबा के बैठ जाओगे तो जनता के कल्याण के लिए विधेयक बनेगा कैसे, बिल कैसे पास होगा? ये बात हो गई। तो तुरंत उन्होंने जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी सुनवाई की और सबसे पहले आर्टिकल 142, याद आ रहा है कल मैंने पढ़ा था, एब्सोल्यूट जस्टिस, इसका प्रयोग करते हुए सारे विधेयकों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया तमिलनाडु सरकार ने जितने भी 10-11 विधेयक राज्यपाल को भेजे थे, अब राज्यपाल उस पर साइन करें चाहे ना करें, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आर्टिकल 142 का प्रयोग करके कि तमिलनाडु की जनता के लिए सारे विधेयक लागू करो। पहला डिसीजन। दूसरा, उन्होंने राज्यपालों के लिए भी नए निर्देश और आदेश जारी किए जो पूरे भारत के जितने भी राज्यपाल हैं सभी के लिए लागू होगा। क्या निर्देश दिया? इन्होंने कहा कि अब कोई भी राज्यपाल किसी भी स्टेट का होगा, आर्टिकल 200 का प्रयोग करते हुए अधिकतम 3 महीने तक ही जो है कि अपने पास किसी विधेयक को रख सकता है। कैसे? उसे अगर अनुमति देनी है तो भी वो 3 महीने के अंदर ही उसे दे देनी पड़ेगी राज्यपाल को, 3 महीने से अधिक लंबित नहीं रख सकता। अगर अस्वीकृत भी करना तो इसी 3 महीने के अंदर ही करना है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गई। अब अगर 3 महीने के अंदर राज्यपाल को लगता है कि मुझे पुनर्विचार के लिए भेजना है तो भेज दो। यहां पर एक टर्म्स कंडीशन याद रखना कि जब पुनर्विचार करके सदन दोबारा अगर भेजता है राज्यपाल के पास तो साइन तो करना बाध्यकारी है, लेकिन वो भी 1 माह के अंदर कर देना है। पहले क्या होता था कि सदन ने पुनर्विचार करने के बाद जो है कि दोबारा भेज दिया राज्यपाल को तो राज्यपाल फिर दबा के बैठ जाते थे। हालांकि स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता था, लेकिन टाइम लिमिट नहीं थी कि हम तुरंत दें या 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद दें, ये जरूरी नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुनर्विचार करने के लिए आपने भेजा है 3 महीने के अंदर, तो आपके पास से जब पुनर्विचार सदन दोबारा करके आपको भेजता है तो बाध्यकारी तो हो ही साइन करने के लिए, लेकिन वो साइन 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर अनुमति दे देनी पड़ेगी ऐसे। और चौथा ऑप्शन कि अगर आपको राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजना है ना, तो राष्ट्रपति को भी 3 महीने के अंदर ही आपको भेज देना है विधेयक को, अपने पास या 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते हो। ये बहाना नहीं बना सकते कि सर 6 महीने बीत गए, मुझे तो राष्ट्रपति को भेजना है, राष्ट्रपति महोदय फ्री नहीं है। वो फ्री है नहीं है, वो राष्ट्रपति के स्तर की बात है। पहले अपने स्तर से, अपने ऑफिस से तो भेजो उस विचार को राष्ट्रपति महोदय के पास। अच्छा, फिर राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 201 का प्रयोग करते हैं और उसके तहत राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं ये भी देख लो। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। देखो, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति भी दे सकता है, अस्वीकृति भी दे सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। यहां पे राष्ट्रपति के लिए कोई समय बाध्यता नहीं है। अगर कोई विधेयक विचार करने के लिए आया हुआ है
राष्ट्रपति महोदय के पास, तो उनके पास कोई समय बाध्यता नहीं है कि 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने में करना, नहीं। अगर इतना हो जाएगा तो फिर ये केंद्र का डिस्प्यूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, केंद्र का डिस्प्यूट बन जाएगा, राइट। समझ में आगे बात। आगे बात करते हैं। अब यहां पर देखते हैं, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति आर्टिकल 213 में वर्णित है, जैसे राष्ट्रपति के 123 में वर्णित है। विधानसभा या विधान परिषद का अगर सत्र नहीं होता है तो अध्यादेश को 6 सप्ताह में स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है अथवा रद्द हो जाएगा। अब जैसे राज्यपाल महोदय देखते हैं कि कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है या कोई ऐसा विषय जिसपे तत्काल विधि बनाना बहुत जरूरी है, और ऐसे में देख रहे हैं कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है या विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा है, जिन राज्यों में विधान परिषद है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय आर्टिकल 213 का प्रयोग करके एक अध्यादेश जारी कर देते हैं। लेकिन वो अध्यादेश तभी कानून बन पाएगा जब क्या होगा, वैसे तो कानून के रूप में वो काम करेगा कितने समय तक, 6 महीने तक काम करेगा, लेकिन जैसे ही 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का सत्र शुरू होगा या विधान परिषद का सत्र शुरू होगा तो उसको 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृति मिलना आवश्यक है। अगर स्वीकृति नहीं मिलती 6 सप्ताह के अंतर्गत तो वो रद्द मान लिया जाएगा, यानी वो कानून फिर रद्द हो जाएगा। जनरली ऐसा होता है कि अध्यादेश सामान्यतः पारित कर ही दिए जाते हैं क्योंकि सरकार इसे बैकडोर की तरह प्रयोग करती है। इसीलिए मेंस आंसर राइटिंग में एक प्रश्न आता है बार बार कि राज्यपाल या राष्ट्रपति की अध्यादेश देश की शक्तियों का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, इस पे चर्चा करो। अब दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे बिल होते हैं जो सरकार सोचती है कि अगर हमें विपक्ष के डिबेट से बचना है, विपक्ष के मतदान से बचना है, तो हम राज्यपाल महोदय के माध्यम से क्या करें, अध्यादेश जारी करा देते हैं। सामान्यतः वहां पे सब पता रहता है मंत्रिमंडल को, मंत्रिपरिषद को, लेकिन ये बचने का तरीका होता है ताकि विपक्ष इस पे कुछ ना कर पाए, एटलीस्ट 6 महीने तक तो कुछ ना करे। जब सेशन चलेगा तब की तब देखी जाएगी, तब मुद्दा क्या होता है, थोड़ा पुराना भी हो जाता है और फिर स्वीकृति मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये एक तरीका होता है दुरुपयोग के तौर पर, लेकिन खैर इस पर अभी हम नहीं जाएंगे डिबेट पे, वो मेंस का टॉपिक है। आगे चलते हैं। अब राज्यपाल की कार्यपालिकी शक्ति, क्योंकि कार्यपालिकी शक्ति का मतलब होता है नियुक्ति करना, ठीक है। विधायी शक्ति का मतलब होता है विधेयकों पर अनुमति देना, और न्यायिक शक्तियों का मतलब होता है क्षमा दान करना, और विवेकाधीन शक्तियां जहां पे मुख्यमंत्री या उसकी मंत्री परिषद के बिना काम करना होता है। चारों बातें क्लियर। तो हमने विधायी की शक्ति पढ़ लिया अभी, वीटो वगैरह और ये सब अधिनियम वगैरह स्वीकृति देना, ऊपर विवेकाधीन पढ़ा, और हम कार्यपालिकी शक्ति पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना सारे टॉपिक हमने इंक्लूड कर रखे हैं, बस आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, चीजों को समझते चलोगे। नोट्स आपके यार ऐसे डिजाइन किए गए हैं ना कि सारी चीजें आपको कम से कम समय में कवर हो जाएंगी और रिवीजन मल्टीपल कर सकोगे। देखो यहां पे क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री यानी सीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। यूपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। लेकिन यूपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की, ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों के भी जो लोक सेवा आयोग है उनकी भी नियुक्ति अपने अपने राज्य के राज्यपाल ही करते हैं। लेकिन अगर उन्हें हटाने का प्रावधान होता है ना, तब वहां पे राष्ट्रपति आ जाता है, तब उन्हें राष्ट्रपति हटाता है, न कि राज्यपाल। महाधिवक्ता की बात करें, एडवोकेट जनरल की, तो ये सीएम की सलाह पर जो है कि राज्यपाल नियुक्त करते हैं। विधान परिषद में भी 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल महोदय, जबकि हाईकोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जिसमें कोलेजियम व्यवस्था का प्रयोग करता है, जिसमें 1 चीफ जस्टिस हो जाते हैं और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी हो जाते हैं, जिसमें स्थानांतरण भी शामिल होता है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा, निलंबन, ठीक है, परिहार, लघुकरण, इनकी शक्ति प्राप्त है। बस एक चीज ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के समान ये मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते। अगर किसी कोर्ट के द्वारा किसी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो वहां पे राज्यपाल उस मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता है। ठीक, उसके लिए उसमें एकमात्र व्यक्ति के पास ये शक्ति अधिकृत होती है, वो होता है राष्ट्रपति। केवल राष्ट्रपति महोदय हैं जो मृत्यु दंड की याचिका को सुनते हैं और उस मृत्यु दंड को क्षमा कर देते हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय ऐसा नहीं कर सकते हैं। राइट, आगे देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है या छूट प्राप्त है। ये एक अपवाद के तौर पे, वैसे तो अगर आप देखोगे तो हमारे संविधान में कहा गया आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, अर्थात व्यक्ति कोई भी किसी भी संवैधानिक पद पे हो, किसी भी आम व्यक्ति की बात कर रहा हो, किसी सरकारी व्यक्ति की बात करो, A to Z केवल एक देश में यानी भारत में राज्यपाल और राष्ट्रपति को छोड़कर पूरे के पूरे 140 करोड़ लोगों पे विधि का शासन लगता है आर्टिकल 14 के तहत। अगर कोई व्यक्ति एक समान जैसा क्राइम कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हीनियस क्राइम हो, चाहे किसी प्रकार का संवेदनशील क्राइम हो, चाहे वो करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, विधायक कुलदीप सेंगर हो, या फिर कोई आम व्यक्ति ही क्यों ना हो,
ठीक है, उन पे एक जैसी सजा का प्रावधान होगा। किसी को माफी नहीं मिलेगी कि कोई विधायक हो गया तो कुलदीप सेंगर जैसा व्यक्ति तो उसको बेल मिल गई, नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया, कल आपने सुना होगा कि इसकी बेल को जो है कि रिजेक्ट कर दिया गया, जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिटेड किया कि हाँ, जस्टिस से भी कभी कभी गलतियां हो जाती, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है। लेकिन कुलदीप सेंगर की जमानत को रद्द कर दिया गया और ऐसे आरोपी को तो यार फांसी चढ़ा देनी चाहिए, रोड पे खड़े सरेआम फांसी चढ़ा देनी चाहिए। खैर, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। तो दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति ही बस आर्टिकल 14 से संरक्षण प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर इनके द्वारा किसी ऐसी गतिविधि को किया जाता है जो सिविल मामले की हो या आपराधिक हो, तो जब तक ये कार्यवाही कर रहे होते हैं, जब तक ये अपने पद पर होते हैं, उस दौरान कोई भी कृत्य पे जो है कि इनके ऊपर क्या होता है, इस तरीके का अपराध नहीं चलता है। व्यक्तिगत हैसियत से अगर किए गए किसी भी कार्य के लिए 2 महीने पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, तभी जाके दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। और पदावधि के दौरान दांडिक कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती। जब वो अपने पद पर बैठे हुए हैं तो उस दौरान दांडिक कार्यवाही यानी आपराधिक कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 74 का 2 कहता है द्वारा मंत्रियों द्वारा दी गई राष्ट्रपति को सलाह तथा आर्टिकल 163(3) के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह न्यायिक जांच से मुक्त है। अब होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय अपनी मंत्री परिषद या फिर अपने मंत्रियों के द्वारा जो है कि सलाह लेते हैं किसी भी कार्य को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को भी नहीं चेक कर सकती है, या कोई भी कोर्ट, यानी वो न्यायिक जांच से मुक्त है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज को आप जो है कि न्यायपालिका के दायरे में ला दो तो न्यायपालिका फिर अपने आप को सर्वोच्च समझेगी। और हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन है, केवल और केवल संविधान है, और कोई भी संप्रभु नहीं है। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल थे प्रभुदास पटवारी, 1980 में किया गया था। किसने कहा था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति, तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसने पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया था। सरकारिया आयोग ने ऐसी सिफारिश की थी। हालांकि एक बात तो मानते हैं, सरकारें अक्सर ये करती हैं कि उसी व्यक्ति को जो है कि राज्यपाल बनाती है जो किसी दूसरे राज्य का है। जैसे अभी बरेली के जो 7 बार सांसद रह चुके हैं संतोष गंगवार जी, केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में झारखंड के क्या हैं, वो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा जी को देख लीजिए, गाजीपुर के सांसद रह चुके हैं और वो वर्तमान में या फिर इससे पहले लद्दाख या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने राज्य से अलग जाके जो है कि राज्यपाल बनते हैं। परंतु दूसरी बात को सरकारें नहीं मानती हैं कि वो राजनीति में उन्होंने भाग न लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो पिछले लगातार हर साल जो है कि राजनीति में सक्रिय रहते हैं। तो ये बस एक एक्सेप्शन रहता है, बाकी पहली लाइन तो मानते हैं सबके उस राज्य से बाहर होना चाहिए। सरकारिया आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं, यहां से भी प्रश्न आता है। इसका गठन इंदिरा गांधी जी की सरकार में 9 जून 1983 को किया गया था। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो गठन तो इनका इंदिरा गांधी जी ने किया, लेकिन जो उनके सक्सेसर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके समय रिपोर्ट आती है 1988 में। इसमें जो अध्यक्षता थी वो RS सरकारिया साहब ने की थी और 2 अन्य सदस्य थे, B शिवरामन और SR सेन। एक कॉमन फैक्टर आपको मैं बता दूं कि तीनों के नाम में ही S जो है कि आएगा। अब आ जाते हैं हम राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। ये मंत्री नहीं होगा, यहाँ पे मंत्री परिषद होगा। कहने का सेंस क्या हो गया कि अभी तक आपने राज्यपाल को पढ़ लिया, अब चलते हैं मंत्री परिषद को पढ़ लेते हैं, मुख्यमंत्री को। देखिए आर्टिकल 168 कहता है कि विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है, यानी विधानमंडल का क्या निर्माण होता है। राज्यपाल एक उसमें शामिल होंगे, विधानसभा उसमें शामिल होगी और विधान परिषद उसमें शामिल होगी। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है जिस तरीके से लोकसभा को आप मानते हैं। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है जिस तरीके से आप राज्यसभा कहते हैं। अब ये ध्यान रखना कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर हमारे यहाँ तो नहीं है, जैसे उत्तराखंड हो गया, MP के बच्चे हो गए, राजस्थान के बच्चे हो गए, तो परेशान मत हो। केवल और केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी जगह जो है कि विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर ही हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि संसद का निर्माण कब होगा, जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय का इसमें जो है कि भागीदारी होगी, तभी वो संसद का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी है। अब यहाँ पे भी लगातार आ जाओ, ये क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न बनते हैं। कई बार बच्चों ने कमेंट करके पूछा है कि सर हमें क्रोनोलॉजी के प्रश्न नहीं समझ में आते हैं। लाइव सेशन में भी पूछा है कि सर क्रोनोलॉजी के प्रश्न हम कैसे सॉल्व करें, तो इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना दी हुई है। आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना दी हुई है। तो देखो विधानसभा की संरचना और विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 172 में विधानमंडल की अवधि दी हुई है कि 5 साल की जो होती है, और आर्टिकल 173 में विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता दी गई है कि अगर आप विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो उसके लिए 25 साल का उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद के लिए भारत का नागरिक और 30 साल की उम्र होनी चाहिए।
ठीक है, ये अहर्ता है। अब ये क्या होगा, आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको राज्यपाल वाले बताया, और ये पूछे भी जाते हैं। यही तो क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न बनते हैं जहां एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास करता है। आर्टिकल 171 में विधान परिषद की सदस्य संख्या का वर्णन किया गया। जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा है, 171 विधान परिषद की संरचना है, तो संरचना में आप उसकी संख्या की बात भी तो करोगे कि कितनी सदस्य संख्या होती है। तो आओ क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ते हैं। देखो, विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक टर्म्स कंडीशन ये रखी गई है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी उस राज्य की विधानसभा जो सीट होगी ना, उससे 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी राज्य की विधानसभा की सीट 300 है, तो यहां पे जो विधान परिषद की सीट होगी वो लगभग जो है कि 99 मैक्सिमम होगी। 1/3 यही तो निकलेगा, 99 मैक्सिमम होगी, और मिनिमम किसी भी परिस्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती। मिनिमम किसी भी परिस्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर किसी विधानसभा की सीट केवल 80 है, तो इसका जो मिनिमम होगा वो कितना हो गया, 8 3 24, यानी कि लगभग जो है कि 27 सीटें निकल कर आ रही है, और ये नहीं हो सकता, 40 सीटों से नीचे तो जा ही नहीं सकते, ये भी प्रोविजन है। और 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आप देखोगे साउथ इंडिया में 4 राज्य कवर होते हैं, नॉर्थ इंडिया में केवल यूपी और बिहार। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन जब से वो यूनियन टेरिटरीज बन गया है तो वहां से विधान परिषद का प्रावधान हट गया है। आर्टिकल 169 में राज्य विधानसभा पूर्ण बहुमत से पारित करे और 2/3 बहुमत से पारित करे। ध्यान देना, ये विधान परिषद की मतलब उत्साधन और समाप्ति से संबंधित बात की जा रही है, मतलब कि स्थापना समय। देखो, आर्टिकल 169 कहता है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा पूर्ण बहुमत से पारित करे और 2/3 बहुमत से भी पारित करे, तो संसद उसे सामान्य बहुमत से अगर पारित कर देती है तो संसद विधान परिषद की स्थापना और उत्साधन कर सकती है। तो संसद के पास ये शक्ति है कि वो विधान परिषद की स्थापना भी करे और विधान परिषद की समाप्ति भी करे, उत्साधन भी करे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जब तक राज्य विधानसभा उससे नहीं कहेगी संसद से, तब तक वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो जब राज्य विधानसभा कहेगी तभी वो संसद से निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधानसभा के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 182 क्या कहता है कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का निर्वाचन विधानसभा के द्वारा किया जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इसमें दिमाग में मत रखना कि सर विधानसभा में तो विधानसभा करते, विधान परिषद में भी विधानसभा के, बिल्कुल विधान परिषद के ही बात हो रही है। सभापति और उपसभापति विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अब जरा विधान परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। इसको दिमाग में इस तरीके से रख के पढ़ो कि आप राज्यसभा के बारे में ही पढ़ रहे हो। सेम टू सेम प्रोविजन यहाँ पर मिलेंगे। यह एक स्थायी सदन है जो भंग नहीं हो सकता, बिल्कुल। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बिल्कुल। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है कि सेवा मुक्त हो जाते हैं, यह भी सही है। आर्टिकल 169 द्वारा संसद सृजन या उत्साधन भी कर सकती है विधान परिषद का। देखो, एक होता है कि विधान परिषद का उत्साधन करना, सृजन करना, ये विधानसभा के बहुमत पे निर्धारित करेगा। जब विधानसभा सिफारिश करेगी तब, तो वहां पे पूरी संस्था को ही जो है कि या तो समाप्त किया जा रहा है या पूरी संस्था को ही जो है कि निर्माण किया जा रहा है। लेकिन सामान्यतः जो ये सदस्य लिखा है ना कि स्थायी सदन होता है, तो स्थायी सदन का मतलब होता है इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक वर्ष जो है कि कार्यकाल जो है कि 6 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है लोगों की, और 1/3 सदस्य 2 वर्ष पे रिटायर होते जाते हैं। अब आगे देखते हैं, संरचना की बात करें तो देखो, इसमें विधानसभा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 3 वर्ष से स्नातक जिन व्यक्तियों ने कर लिया है वो भी इसको नियुक्त करते हैं। 3 वर्ष से अगर कोई शिक्षक है, खासकर माध्यमिक शिक्षा का जो इंटर का या लेक्चरार है, वो लोग भी चुनते हैं। अब जैसे यहाँ से जो है कि 1/3 जो है कि सदस्य ये लोग चुनते हैं। स्थानीय निकाय से भी कुछ इसी तरीके से आता है, ये लोग 1/12 सदस्य चुनते हैं, ये भी 1/12 सदस्य चुनते हैं। और शेष सदस्यों के 1/6 का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जो कि 5 कैटेगरी में आते हैं: कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। अब जरा इसी में आप ये 5 कैटेगरी देख रहे हो, कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, तो उसमें 4 कैटेगरी यूज की जाती है: कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। उसमें सहकारी आंदोलन जैसी कैटेगरी नहीं होती है। यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो प्रश्न को आपको कठिन बना देती है, आप क्योंकि इसको रैंडमली पढ़ के निकल जाते हो। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो। राज्यपाल जब भी नियुक्त करेगा विधान परिषद में, तो 5 कैटेगरी देखते हैं, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। जब राष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा मनोनयन करते हैं 12 सदस्यों का, तो उसमें केवल 4 कैटेगरी देखते हैं: कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। सहकारी आंदोलन वहां पे नहीं रहता है।
आर्टिकल 170 के अनुसार अब हम बात करेंगे विधानसभा की। तो विधानसभा की जो सदस्य संख्या होती है वो न्यूनतम 60 होनी चाहिए, अधिकतम 5 होनी चाहिए। अब अधिकतम के तौर पे अगर हम बात करें तो यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा है जिसके पास लगभग 403 सदस्य हैं। लेकिन न्यूनतम में कई ऐसे राज्य हैं अपवाद के तौर पे जिनके पास 60 से नीचे जो है कि विधानसभा सीट है। जैसे सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, पुदुचेरी में 33 है और यूपी की जो संख्या है वो सर्वाधिक 433 है। तो इस तरीके से इन अपवादों को भी याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाओगे तो सिक्किम मिलेगा 32 सीटों पे, मिजोरम मिलेगा 40 सीटों में। बाकी आप साउथ इंडिया में जाओगे तो गोवा मिलेगा 40 पे, पुदुचेरी मिलेगा 33 पे। तो ये भी चीजें आपको याद रख लेनी है, राइट। चलो विधानसभा के सदस्य संख्या की बात कर लेते हैं। और जैसे अरुणाचल प्रदेश में देखो 60 है, मिनिमम 60 तो चाहिए, वो भी ठीक है। मेघालय में भी 60 है, मणिपुर में भी 60 है। तो मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ये तीनों 60 है। असम में भी इससे ज्यादा है, लेकिन अपवाद के तौर पे आपको सिक्किम मिला, मिजोरम मिला जो 32 और 40 है। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भी एक प्रश्न इस तरीके से बन सकता है। राज्य विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य की निर्हरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। फिर से समझो कि अगर राज्य विधानसभा का कोई सदस्य है या राज्य विधान परिषद का कोई सदस्य है और अगर वो किसी कारण से अयोग्य ठहराया जाता है या उसकी अयोग्यता साबित होती है तो इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। यहां पे कोई इलेक्शन कमीशन नहीं आ सकता, नहीं तो कोई विधानसभा का अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि अगर दल बदल के आधार पे किसी सदस्य की निर्हरता साबित होती है तब वहां पे विधानसभा का स्पीकर सर्वोच्च हो जाता है, जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है। लेकिन वहां कंडीशन क्या है? 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में आया है, 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पे अयोग्य माना जा रहा है। बाकी और किसी आधार पे अगर वो निर्हर माना जा रहा है, यानी अयोग्य माना जा रहा है, तो इसका निर्णय अंतिम रूप से राज्यपाल करेंगे या फिर राष्ट्रपति करेंगे केंद्र पे। यदि देखो यहां पे मैंने लिखा भी है, यदि 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत निर्हरता का मामला है तो वहां पे विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति फैसला करेगा, जो कि न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। याद करो, लोकसभा के सदस्य शरद पवार, याद आया? शरद पवार जी की जो है कि जदयू दल के थे, सदस्यता रद्द की जा रही थी। लोकसभा स्पीकर ने जो है कि तुरंत अपना निर्णय दिया। तो लोकसभा स्पीकर ने जो निर्णय दिया तो वो सब जुडिस मामला था, ठीक है, एक तरीके से जुडिशियल जो है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट भी अपने मामले को लेकर चले गए थे। लेकिन अगर लोकसभा स्पीकर या राज्य विधानसभा के स्पीकर को छोड़ के नॉर्मली जो है कि कोई प्रावधान होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? राज्यपाल ही अंतिम निर्णय देगा। तो वहां पर तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर देखोगे कि राज्य विधानसभा का सत्रावसान एवं विघटन राज्यपाल के द्वारा होता है। सत्र का अवसान करना या विघटन करना राज्यपाल करता है, जैसे राष्ट्रपति केंद्र में करते हैं। राज्य विधानमंडल में बैठक के लिए जो गणपूर्ति चाहिए वो कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा लें, लगभग 10%। अब जैसे यहाँ पे बात करें कि 403 सदस्य हैं, तो 403 सदस्य का न्यूनतम जो है कि 41 सदस्य जब तक नहीं होंगे तब तक गणपूर्ति पूरी नहीं होगी और विधानसभा की बैठक नहीं चलेगी। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करती है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का पिछले 2 साल के अंदर का ही प्रश्न है ये, कि जब कोई विशिष्ट मामला आ जाता है, और ऐसा तो है नहीं कि मामला नहीं आ सकता, मामला कभी भी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि कोई भी मुद्दा निर्धारित थोड़े कि भैया यही मुद्दे बस आएंगे हमारे देश में, कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन कर सकता है। आगे देखते हैं, राज्य विधानसभा किसके किसके निर्वाचन में भाग लेती है। एक ये भी प्रश्न बनता है ना कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य, किसके किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये चीज देखना है। जैसे राष्ट्रपति चुनाव में जो है कि पार्टिसिपेशन करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना कि लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और साथ ही साथ राज्य विधानसभा के भी जो है कि सांसद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, साथ ही साथ जब राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव होता है ना तो वो भी विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। जैसे यूपी से 31 सीटें जो है कि राज्यसभा को दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होंगे, जो एमएलए होते हैं, वही राज्यसभा सांसद को जो है कि चुनते हैं। और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी यहाँ पर आपने पढ़ा ना इस पॉइंट पे
कि जो ये विधान परिषद की जो संरचना है तो उसमें विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भी 1/3 जो है कि सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। कितना किया जाता है? 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। और राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा होता है। राज्य की संचित निधि का संचालन कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। जैसे केंद्र की संचित निधि का संचालन केंद्र विधानमंडल। ठीक है, अब यहां पर जो संचित निधि का आर्टिकल है वो जरा याद रखने लायक है कि 266(2) आर्टिकल। अब आर्टिकल 267 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना हेतु उत्तरदायी राज्य विधानमंडल है और यह राज्यपाल के नियंत्रणाधीन है। मतलब फिर से समझो कि आर्टिकल 267 का सब क्लॉज 2 कहता है कि राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी राज्य विधानमंडल है। ठीक है, यह राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन काम करता है। प्लस अगर हम बात करें आगे, आर्टिकल 162 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 168 के तहत राज्य में विधायिका का गठन होता है, बिल्कुल सही। और आर्टिकल 178 के तहत विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है, ये आर्टिकल की बात की जा रही है। और आर्टिकल 195 क्या है? सदस्यों के वेतन और भत्ते, किसके? राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन और भत्ते की बात की जाती है। आर्टिकल 199 की बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा यानी मनी बिल की बात की जाती है। धन विधेयक की परिभाषा मनी बिल की बात की जाती है। विधानसभा से पारित विधेयक को विधान परिषद पहली बार केवल 3 महीने तक रोक सकती है। अगर जैसे मान लो विधानसभा से कोई पारित होकर विधेयक जाता है, बशर्ते धन विधेयक ना हो वो, ठीक है, बाकी कोई भी प्रकार का अगर विधेयक विधान परिषद में जाता है, स्पेशली यूपी में, बिहार में, कर्नाटक में, क्योंकि यहीं पर तो विधान परिषदें हैं, बाकी 6 राज्यों के बाद तो सभी जगह केवल विधानसभा है। तो यहाँ पर देखो कि विधान परिषद जो प्रथम बार केवल 3 महीने तक रोक सकता है। यदि विधानसभा पुनः पारित करके भेजे तो दूसरी बार केवल 1 महीने तक रोकेगा, उसके बाद वो स्वीकृति मान ली जाती है। तो अधिकतम जो समय होता है विधान परिषद के बाद वो होता है 1+3, ठीक है, = 4 मंथ तक ही केवल रोक सकते हैं। जबकि मनी बिल की बात करें तो मात्र ये 14 दिन तक रोक सकता है। मनी बिल को यानी धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकता है। और रोक के भी क्या करेगा? कुछ नहीं, न तो इसमें कोई संशोधन कर सकता है, न इसे अस्वीकृत कर सकता है। हाँ, कुछ सिफारिश कर सकता है विधानसभा से कि विधानसभा महोदय ये कुछ इस तरीके के हमने सिफारिशें दी हैं कि अगर ये चीजें भी ऐड ऑन कर दी जाए या फिर इसे रिप्लेस कर दिया जाए मनी बिल में तो शायद और बेहतर हो जाएगा। ये इस तरीके की बस केवल सिफारिश कर सकता है, लेकिन वो सिफारिश मानना या ना मानना ये विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं, यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने से पूर्व खुल जाए, जैसे ये केंद्र के स्तर पे भी हम बात कर रहे हैं, जैसे निर्मला ताई जो है लाल रंग के बैग में जो है कि बजट लेके आती हैं, अब बजट प्रस्तुत हो ही नहीं पाया, उससे पहले बजट जो है कि ओपन हो गया, जैसे पेपर लीक होता है वैसे बजट लीक हो गया, तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, पूरी मंत्री परिषद को नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल वित्त मंत्री की है ना। अब वित्त मंत्री कहाँ जो है कि उस बजट को खोल दे, कहाँ उसकी जानकारी लीक कर दे, किस कंपनी के मालिक से जो है कि जानकारी लीक कर दे, शेयर मार्केट को जो है कि मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इस वजह से जो है कि केवल वित्त मंत्री की जिम्मेदारी होगी, पूरी मंत्री परिषद की नहीं। हाँ, पूरी मंत्री परिषद की तब जिम्मेदारी हो जाएगी जब अगर बजट रखा गया है सदन के अंदर और साथ ही साथ बजट पास ही नहीं हो पाया, बजट जो है कि प्रस्तुत हो गया लेकिन बजट पास नहीं हो पाया, प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया बजट का, तो इसका मतलब कि सरकार में विश्वास मत की कमी है और इस वजह से मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बजट पहले ही खुल जाता है प्रेजेंट होने से पहले तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। मनी बिल की बात करें तो इसको प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। मनी बिल स्थापित करने या प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति क्या है? आवश्यक होती है, इसके बिना आप इसे प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, आर्टिकल 164 की बात करें तो सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आर्टिकल 164 क्यों करता है? क्योंकि जो राज्यपाल है वो अपने जो संवैधानिक कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति के लिए अपने प्रतिनिधियों या अपने अधीनस्थों का जो है कि चुनाव करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी मंत्री परिषद होती है जो उनके कार्य के लिए सलाह देती है, काम करती है। और आर्टिकल 167 कहता है कि सीएम के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। जिस तरीके से आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री की ड्यूटीज बताई गई हैं कि जितने भी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद ने कोई विचार विमर्श किया तो उसको राष्ट्रपति तक सूचित करो, या फिर राष्ट्रपति आवश्यक होने पर जिस प्रकार की जानकारी मांगना चाहे प्रधानमंत्री से वो उन्हें देनी होती है, राइट। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 167 में सीएम के कर्तव्यों की बात की गई है कि अगर मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल ने किसी विचार विमर्श को किया है तो उसको वो क्या करें, उसको जो है कि पहुंचाएं वहां तक, कहां तक? राज्यपाल तक। और राज्यपाल भी अगर जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की
जानकारी मांगना चाहते हैं तो जो है कि अपना जानकारी दे सकते हैं मुख्यमंत्री। सीएम सहित, मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ये प्रावधान कब आया? ये प्रावधान आपका 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत आया। 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत आया। तो यहां कह रहा है कि सीएम सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी राज्य में सीएम सहित कुल मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती। अब जैसे मान लो 15% की बात करें तो अगर हमारे यहाँ तो जो है कि लगभग 204 पे बहुमत बनता है, राइट, 204 202 पे बहुमत बन जाता है, लेकिन जो उसमें मंत्री परिषद होती है मुख्यमंत्री के साथ वो 15% होती है। मान के चलो कि लगभग जो है कि आपके अगर 200 का अगर आप 15% निकालोगे तो लगभग 30 से 32 जो है कि मंत्रालय हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई राज्य ऐसा है जहां पर इससे कम आ रहे हैं, जैसे 12 से कम नहीं होने चाहिए। अब जैसे दिल्ली की बात करो, दिल्ली की विधानसभा तो सीटें 70 हैं। अब 70 का अगर आप करोगे तो 15 सत्ते 105, लगभग जो है कि मान के चलो 11 सदस्य ही तो आए मंत्री, लेकिन किसी भी कंडीशन में आप 12 से नीचे नहीं जा सकते, तो 12-13 का विकल्प रहता है। और ये सारा प्रावधान 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं करेगी। न्यायालय क्या करेगी? मंत्रियों द्वारा जो भी सलाह दी जाती है, मैंने पहले ही बताया था, राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो सलाह दी जाती है उसको जो है कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत या न्यायिक जांच के अंतर्गत नहीं लाया जाता। इसका मतलब है कि न्यायालय क्या करेगी? मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह समीक्षा नहीं की करता। भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायी नहीं है। भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायी का प्रावधान नहीं होता, जैसा ब्रिटेन में होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर एक बात सुनो, आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 1 कहता है कि जो भी मंत्री होंगे ना वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, परंतु आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखो जितने भी मंत्री होते हैं उनको जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है। तो भाई जो व्यक्ति आपको शपथ दिला रहा है, जो व्यक्ति आपको नियुक्त कर रहा है, आप उसी के प्रति जिम्मेदार होगे, तो उसके प्रसाद पर्यंत तो पद धारण कर लिया। लेकिन अगर पूरी मंत्रिपरिषद की बात करें तो पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सुचेता कृपलानी भारत की पहली सीएम बनी 1963 में, यूपी में ही बनी। ये भी हमारा सौभाग्य है कि पूरे भारत में जो सबसे पहले राज्यपाल बनती हैं वो सरोजनी नायडू बनती हैं उत्तर प्रदेश की। पूरे भारत में सबसे पहले अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बनती है तो सुचेता कृपलानी बनती हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की बनती हैं। ठीक है, महिला सीएम के तौर पर बनती हैं भारत की। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और मुख्य सचिव एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। और मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है क्योंकि सरकार के कार्यकाल के साथ रहता है। जैसी सरकार हटती है तो मुख्य सचिव भी बदल जाते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सरकारें खुद मुख्य सचिव को हटा देती हैं। भैया राज्यपाल के द्वारा ही तो इसकी नियुक्ति की जा रही है, इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं होता है। संविधान में कहीं मुख्य सचिव के बारे में कोई खास विशेष बातें नहीं लिखी हुई है कि संवैधानिक पद हो, नहीं, ये समानता जो है कि इसलिए इसका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। अब आगे यहां पर देखते हैं, मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां, जैसे जो वर्ड होते हैं संवैधानिक उसे फाइल्स कहा जाता है, नस्तियां कहा जाता है। ठीक है, मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, राइट। तो मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी आपको। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब यहां पर जो अगला टॉपिक है वो है आपका हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट हम लोग कब पढ़ेंगे? कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां तक उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करके जाना दोस्तों। बाकी इस समय न्यू ईयर ऑफर चल रहा है 30% ऑफ मिनिमम 3 पीडीएफ के साथ, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम वही नंबर है जो मैं हर वीडियो में दिखाता हूं आपको स्टार्टिंग में, तो आप वहां पे व्हाट्सएप टीम से मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं पूरी पीडीएफ की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।